नमस्कार। एक क्वेरी आई है हमारे पास, इन चार्ज ऑफ और इन द चार्ज ऑफ, इसमें क्या फ़र्क है? देखिए, इन चार्ज आपने बहुत बार सुना होगा। जैसे स्कूल कॉलेज का ही केस लें। स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, वाइस प्रिंसिपल भी नहीं है, तो जो थर्ड सीनियर मोस्ट वहां पर टीचर होंगे, ही विल बी इन चार्ज ऑफ द स्कूल। तो ऐसा हमारा कुछ सेंटेंस बनेगा, इन द एब्सेंस ऑफ। मैं लिखने में टाइम लगेगा, मैं वैसे आपको बता देता हूं। इन द एब्सेंस ऑफ प्रिंसिपल एंड द वाइस प्रिंसिपल, द नेक्स्ट सीनियर मोस्ट टीचर मिस्टर वधवा इज इन चार्ज ऑफ द स्कूल। यहां पर इन चार्ज, ये बहुत बार आपने सुना भी होगा, लेकिन इन चार्ज जब हम इस संदर्भ में बोलते हैं तो कुछ ऐसा होना चाहिए, इसके बीच में थोड़ा सा हाइफन होना चाहिए। इन चार्ज मतलब वो चार्ज में है, इनको कंट्रोल कर रहे हैं स्कूल को। और स्कूल किनके चार्ज में है, फिर उसको भी चार्ज ही बोलते हैं, आपको पता ही है। तो उसको हम कहेंगे द होल स्कूल इज इन दी चार्ज ऑफ। यहां पर हम दी चार्ज कहेंगे, इन दी चार्ज ऑफ मिस्टर वधवा। एक और पूछा है कि मे हैव और माइट हैव में क्या फर्क है? देखिए, मे हैव और माइट हैव में तो उतना ही फर्क है जितना मे के यूज में और माइट के यूज में। जब पॉसिबिलिटी ज्यादा कम हो तो हम माइट यूज करते हैं। ये मैंने मॉडल्स पे जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था। लेकिन जो पार्टिकुलर सेंटेंस उन्होंने दिया है वो कुछ इस तरह का है जिसको हम कॉन्सेसिव स्टेटमेंट बोलते हैं। एक वर्ड होता है इंग्लिश का कंसीड। जब आप पहले किसी चीज से मना करें और बाद में आप मान जाएं कि चलो ठीक है, तो वो जो चलो ठीक है वो कंसीड करना होता है, और इसी से वर्ड बना है कॉन्सेसिव। तो मे जो वर्ड हमने किया था मॉडल्स में, उसका एक कॉन्सेसिव यूज भी होता है। वो कुछ ऐसे सेंटेंस होता है जैसे कोई कहे कि भाई किसी ने पैसे देने थे और वो कहे यार मैं तो गया था तेरे ऑफिस में और मिस्टर कपूर से मिला था, उनसे पूछा था पर तुम थे ही नहीं वहां पर, तो मैं क्या करता? तो अब वो बहस करने, नहीं तो भाई मैं तो पूरा दिन ऑफिस में था। अब बात वो सबूत देता है कि मैं गया था। अब बात बनते 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 जिनके ऑफिस में जाना था वो कहते हैं कि चलो मान लिया तुम गए होगे, लेकिन तुम किसी कपूर से नहीं मिले क्योंकि कोई कपूर तो हमारे यहां है ही नहीं। तो उन्होंने ये जो कहा कि चलो मान भी लिया तुम गए होगे, हालांकि वो हाँ नहीं कर रहे हैं इस बात के लिए, लेकिन फिर भी उसको मानते हैं कि चलो मान लिया तुम गए होगे। वहां पर हम इसको मे को एज कंसेसिव यूज करते हैं। जैसे कहेंगे यू, इस सेंटेंस को हम ऐसे कुछ बोलेंगे, यू मे हैव गॉन टू माई ऑफिस, कॉमा, इसके बाद फिर बट आता है ऐसे सेंटेंसेस में आमतौर पे। जब कंसेसिव यूज होता है तो बट आता है आमतौर पे। बट यू डिड नॉट मीट मिस्टर कपूर
as we don't have any Kapoor in my office. तो ये मे का यहां पर कॉन्सेसिव यूज है। तो इस मे की जगह जब बहुत ही मन नहीं कर रहा हो बिल्कुल ही मानने का, तब आप माइट भी यहां पर लगा सकते हैं। बस इतना ही फर्क है। देखिए, पहला है कोलाबोरेट एंड कोरोबोरेट। कोलाबोरेट और कोरोबोरेट, इनको मैं थोड़ा सा इसलिए अलग अलग करके लिख रहा हूं ताकि स्पेलिंग में आपको ध्यान रहे। इसमें है कोला, बोरेट इसमें भी है और इसमें भी है। इसमें कोला है, इसमें कोरो है। ये तो हुआ स्पेलिंग के लिए अलग अलग। बाकी जो इसमें कैच वर्ड है वो है लेबोरेट। आपको पता है लेबर क्या होती है? को माने साथ में। जब आप इकट्ठे लेबर कर रहे हो कहीं, यानी किसी प्रोजेक्ट पे अगर 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति एक साथ काम कर रहे हैं मेजर प्रोजेक्ट में, तो वो कोलाबोरेट कर रहे हैं एक दूसरे को। कोलाबोरेट मतलब इकट्ठे काम करना। कोरोबोरेट होता है कोई एक आदमी कुछ कहे और दूसरा आदमी जब अपनी किसी बात को कहे और दूसरे के बात के कहने से जो पहले आदमी ने कहा है उसकी पुष्टि हो जाए, तो उसको कहते हैं कि जो दूसरे आदमी की स्टेटमेंट है वो पहले आदमी के कही हुई बात को कोराबोरेट करती है। ये आमतौर पे जब केसेस होते हैं और गवाह जब लिए जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है अलग अलग तरह के सवाल कि तुम उस टाइम कहाँ थे, तुम इस तारीख को कहाँ थे, तुम इस तारीख को कहाँ थे। तो एक आदमी कहे कि मान लिया कि जी मैं तो उस दिन हॉस्पिटल में था। फिर वो हॉस्पिटल से रिकॉर्ड मंगाया जाएगा। हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में प्रॉपर अगर एंट्री है तो वो जो फैक्ट है, जो हॉस्पिटल का रिकॉर्ड है, वो उस आदमी की स्टेटमेंट को कोरोबोरेट करता है, पुष्टि करता है उसकी। ये कोरोबोरेट होता है। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा मीनिंग। अगला साइट, साइट एंड साइट। ये जो साइट है ये मतलब होता है संदर्भ देना। जैसे एक उदाहरण लें तो अभी आपको याद है कि मिसेस सोनिया गांधी ने कहा कि जी हम सरकार को देना चाहिए, ये जो लेबर है बिहार से या उत्तर प्रदेश से जो आई हुई है यहाँ पर, इसके वापस जाने का खर्च सरकार को देना चाहिए। आगे उन्होंने ये भी कहा कि नहीं तो कांग्रेस पार्टी देगी। पर उन्होंने वहां पर एक हैपनिंग का उदाहरण दिया है। उदाहरण एक्चुअली सही शब्द है इसके लिए, उदाहरण देना। उन्होंने कहा है कि जब गुजरात में एक पार्टिकुलर इवेंट के लिए लोगों को बुलाने पर इतने करोड़ रुपए खर्च किए जा सकते हैं कि तो इस लेबर को अपने घर जाने के लिए खर्चा क्यों नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने उसका उदाहरण दिया है। ये साइट है। शी हैज साइटेड एन इंस्टेंस in Gujarat where such and such amount was spent on a particular day for bringing persons for that event. So ये साइट वर्ड हुआ उसके लिए। ये जो साइट है ये स्थल को बताती है। आपने वेबसाइट भी सुना होगा कि इसका वेबसाइट है। वेब का साइट, वेबसाइट यानी जो इंटरनेट है, इंटरनेट पे कोई संस्थान या कोई व्यक्ति किस जगह पर मिलेगा, उसका क्या एड्रेस होगा, वो उसका वेबसाइट है। और साइट माने स्थान।
जैसे ये भी साइट होता है कि भाई साइट ऑफ द इंसिडेंट, मान लिया कहीं पर कोई अच्छा ही बड़ा लड़ाई झगड़ा हो जाए और बाद में फोरेंसिक जो एक्सपर्ट्स हैं वो साइट पे जाते हैं, मौका घटना स्थल जिसको बोलते हैं, साइट ऑफ द इंसिडेंट। तो साइट माने स्थल। तीसरा जो है वो साइट है, SIGHT। इस साइट का मतलब होता है दृश्य। जैसे आदमी यहां खड़ा हो और सामने उसको मंदिर दिख रहा हो तो वो कहेगा कि द टेम्पल इज इन माई साइट, मेरे दृश्य में आता है, मैं देख सकता हूं उसको। ये साइट होता है दृश्य। ये दृश्य हुआ, ये स्थल हुआ, ये उद्धरण हुआ, ये वर्ब है, ये नाउन है और ये भी नाउन है और ये एडवर्ब भी यूज होता है। अगला लाइटनिंग और लाइटनिंग, LIGHTNING। एक तो ये वर्ड है, स्पेलिंग में फर्क आप थोड़ा ध्यान से देख लें। इसमें ये ई है यहां पर, इसमें ई नहीं है। ये तो फर्क स्पेलिंग में है। मीनिंग में फर्क देखिए क्या है। इसका मीनिंग होता है तड़ित, यानी जो आकाश में बिजली चमकती है वो लाइटनिंग होती है। कभी कभी आपने सुना होगा कि आजकल जो रेलगाड़ियां हैं वो लाइटनिंग स्पीड से चलती हैं, लाइटनिंग स्पीड से। लाइटनिंग स्पीड, ये लाइटनिंग है वहां पर, यानी तड़ित जिस स्पीड से चलती है उस स्पीड से गाड़ियां चलती हैं। और ये जो लाइटन है, ये लाइटन से लाइटनिंग बना है, LIGHTEN। और लाइटन बना है लाइट से, LIGHT, लाइट। लाइट का एक अर्थ होता है प्रकाश, दूसरा इसका अर्थ होता है हल्का, जिसमें बोझ कम हो। और जब इसके हम वर्ब बना देते हैं तो इसके आगे EN लगा देते हैं। लाइटन का मतलब है हल्का कर देना। तो लाइटनिंग मतलब हल्का करने वाली कोई घटना या कोई बात जो किसी चीज को हल्का कर दे, वो लाइटनिंग है। फिर है CORPS, इसको कोर बोलते हैं। इसका प्लूरल भी यही होता है, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन में फर्क है। जब हम सिंगुलर बोलेंगे तो कोर बोलेंगे, प्लूरल बोलेंगे तो कोर्स बोलेंगे। कोर्स, ज की साउंड है। तो ये होती है, इसका एक अर्थ होता है, आपने देखा हो, एक ग्रुप हो, एक डिसिप्लिन ग्रुप हो। जैसे फौज में होते हैं, आपने देखा होगा सिग्नल कोर, सुना होगा आपने, आर्मर्ड कोर, इस तरह की कोर होती है वहां पर। यानी एक पार्टिकुलर पर्पज के लिए जब एक ग्रुप बना दिया जाए तो वो कोर बन गई। इसी तरह से एक जो ड्रामा या डांस करने वाले होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, उनकी भी कोर होती है। ये मतलब कोर का है। दूसरा है कॉर्पस, CORPUS, कॉर्पस। कॉर्पस होता है टेक्स्ट का समूह। जैसे आजकल जो डिक्शनरियां बन रही है ना, वो देखती हैं कि जो राइटर्स हैं, अलग अलग तरह के राइटर्स हैं, उनके वो जो भी उन्होंने जितना भी टेक्स्ट लिखा है उसको एक जगह इकट्ठा कर लेती हैं। फिर कंप्यूटर तो है ही आजकल, कंप्यूटर की मदद से फिर देखते हैं कि कौन सा वर्ड कितना ज़्यादा यूज हुआ है। इसी तरह से मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जो प्रेपोजिशंस हैं, सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो ऑफ प्रेपोजिशन का है। ये प्रेपोजिशन है एक, ऑफ, सबसे ज़्यादा यूज होता है इसका। अब ये पता कैसे चला? जो कॉर्पस था, जो टेक्स्ट इकट्ठा कर लिया गया था एक जगह, उसमें देखा गया कि भाई कौन सा प्रेपोजिशन सबसे ज्यादा बार यूज हुआ है, उससे पता लग गया। तो जो टेक्स्ट इकट्ठा कर लिया जाता है, उसको इकट्ठे किए हुए टेक्स्ट को कॉर्पस बोलते हैं। इसका जो प्लूरल है वो कॉर्पोरा होता है। ये हुआ कॉर्पस। और तीसरा इसमें है कॉर्प्स, CORPS, कॉर्प्स।
ये होती है लाश, डेड बॉडी। आमतौर पे जो आदमी की डेड बॉडी होती है उसको कॉर्प्स कहा जाता है। जो जानवर की डेड बॉडी होती है उसको कैराकस कहा जाता है। कैराकस नहीं, कैरकस, ऐसे। ये जो मैंने पहले लिखा था ये एक सिटी का नाम है, वेनेजुएला की कैपिटल है ये, कैराकस। और कैरकस, कैरकस किसी मरे हुए जानवर का अस्थि पिंजर, कैरकस। और कॉर्प्स आदमी की डेड बॉडी, ये इसमें फर्क है। अगला कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स, ये सबसे मुश्किल भी है और सबसे लास्ट में भी आया, चांस की बात है। तो जो शब्द है कॉम्प्लिकेटेड, आमतौर पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरचेंज करते हैं, लेकिन इनमें फर्क है। कॉम्प्लिकेटेड होता है उलझा हुआ, उलझ पुलझ। जैसे मान लिया आपके पास धागा हो या रस्सी हो बहुत बड़ी, ये जैसे मान लिया धागा है, ये अभी देखो कितना बड़ा धागा है और इसमें लिपटा हुआ है। अब आप इसको मान लिया पूरे को खोल दें, फर्श पे गिरा दें और एक दो बार इधर उधर हाथ कर दें, तो फिर आपको इससे निपटना मुश्किल हो जाएगा। इसका एक एंड कहीं होगा, दूसरा एंड कहीं होगा और एक दूसरे से कहीं उलझा हुआ होगा। तो ये जो स्थिति बन गई इस धागे की, ये कॉम्प्लिकेटेड हो गई। यानी चीज वैसे तो सिंपल हो लेकिन वो उलझ जाए, वो कॉम्प्लिकेटेड होती है, उलझी हुई चीज, उलझी हुई स्थिति। लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी चीज का डिजाइन ही ऐसा होता है बहुत, यानी एक बार ऐसे जैसे स्वेटर बनती है ना बहनें, स्वेटर बुना, स्वेटर में कुछ इस तरह डिजाइन डाला, यहां से ये किया, यहां से ये किया, और अलग अलग तरह के डिजाइन बन जाते हैं। वो जिसने किया है उसको उसकी पूरी समझ है, वो समझ में आ जाए तो बहुत आसान है, लेकिन वो उलझा हुआ नहीं है, उसका एक खास पैटर्न है। इसी तरह से जैसे मान लिया ये रस्सी है कूदने के लिए, इस पे आप जब देखेंगे, अभी कैमरे के साथ शायद मैं इसको नजदीक लाऊं तो आपको शायद दिखाई दे। देखिए ये जब है, इसके अंदर बने हुए हैं, डिजाइन बना हुआ है, डिजाइन के अंदर डिजाइन है। तो आपने देखा भी होगा बहुत बार, जैसे एक बार ये डिजाइन बना, ये फिर एक और ऐसा ही डिजाइन था, फिर इन दोनों को मिला दिया तो वो कई तरह का बन जाता है। वो कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स वो होता है जिसका पैटर्न डिफिकल्ट तो बेशक हो लेकिन उलझा हुआ ना हो। इसी तरह से लैंग्वेज भी होती है। लैंग्वेज में आप देखिए एक छोटा सा, शायद आपको समझ आ जाए। जैसे संस्कृत लैंग्वेज है, संस्कृत में रूल बहुत सारे हैं, टेंसेस भी बहुत हैं, लेकिन वो एक बार समझ आ जाए, वो वेल डिफाइंड हैं, जिसको वो समझ आ जाते हैं तो वो बिल्कुल साइंटिफिक लैंग्वेज लगती है। इसके विपरीत इंग्लिश, ना प्रोनाउंसिएशन ठीक है, स्पेलिंग का कोई कायदा नहीं है, कभी कुछ हो जाता है। तो आप इंग्लिश को कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हैं, संस्कृत को आप कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसी तरह से कई बार होता है कि बात चल रही है, कोई इशू है, उस पर डिस्कस किया जा रहा है, बहुत माइन्यूटली डिस्कस किया जा रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट इशू है, और जब लगे ना कि यार इसमें ये और कर लो, तो तब कोई कहते यार तुम इसको कॉम्प्लिकेट मत करो, मतलब इसको उलझाओ मत। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब उलझन भरा, और कॉम्प्लेक्स का मतलब समझने में मुश्किल लेकिन एक डेफिनेट पैटर्न।
ये कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स का फर्क है। इसी तरह से आपने सेंटेंसेस भी देखे होंगे, सिंपल सेंटेंस होते हैं, उसके बाद एक होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में वो होता है जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और बाकी डिपेंडेंट क्लॉज हो, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। यानी एक पैटर्न तो डेफिनेट हुआ ना कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, बाकी डिपेंडेंट क्लॉज होंगे। आपको ये बात समझ आ जाएगी तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझ आ जाएगा आसानी से। और कॉम्प्लिकेटेड होता है जो समझ ही नहीं आए। एनीवे, मुझे लगता है कि आज का सेशन आपके लिए कुछ उपयोगी रहा होगा। बताइएगा कैसा रहता है। ओके, थैंक यू, नमस्कार।